बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CBSE 2020 पार्ट 1। मैंने पूरे पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है सो दैट आप इसको अच्छे से पढ़ें एंड वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मिसेल्सन एंड स्टाल कैरीड आउट सेंट्रीफ्यूगेशन इन CaCl2 डेंसिटी ग्रेडियंट टू सेपरेट ऑप्शन ए DNA फ्रॉम RNA, ऑप्शन बी DNA फ्रॉम प्रोटीन, ऑप्शन सी द नॉर्मल DNA फ्रॉम 15N DNA एंड ऑप्शन डी DNA फ्रॉम tRNA। तो आपको याद करना होगा कि मिसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट जो है उनका मोटिव क्या था। उनका मोटिव क्या था, क्यों उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। आप बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे कि ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड को प्रूफ करने के लिए किया गया था, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो मेथड होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है वो सेमी कंजर्वेटिवली करता है, ये प्रूफ करने के लिए मिसेल्सन एंड स्टाल ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके अंदर उन्होंने हैवी आइसोटोप लिया था नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन नॉर्मली 14 नाइट्रोजन कहा जाता है, ठीक है, नॉर्मल जो होता है, एंड इसका जो हैवी आइसोटोप होता है यानी कि 1 न्यूट्रॉन ज्यादा होता है, उसे आप बोलते हैं 15N। ओके, ये बेसिकली हैवी आइसोटोप है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, आप इस चीज को याद रखेंगे। यहाँ पर हैवी आइसोटोप को उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया था। अब जब कभी भी आप किसी भी चीज को या डीएनए या कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, उसको जब आप सेंट्रीफ्यूज करते हो तो आपको एक डेंसिटी ग्रेडियंट चाहिए होता है। ओके, तो ट्यूब में क्या किया, ट्यूब में CaCl2 लिया, CaCl2, एंड इसमें डाला डीएनए, जो कि डीएनए को 20-20 मिनट्स के टाइम इंटरवल पर बार बार अलग अलग तरीके से अलग अलग उसमें सेपरेट किया, एंड उसमें उनको एक बैंड आता है पहले 20 मिनट में, आफ्टर 20 मिनट बाद 2 बैंड आते हैं। तो इसका जो सेपरेशन है उस बेसिस पे हैवी जो होता है, हैवी नाइट्रोजन होता है वो नीचे मिलेगा एंड लाइट नाइट्रोजन वाले डीएनए फ्रेगमेंट्स ऊपर मिलेंगे। तो इसके बेसिस पे उन्होंने किसे प्रूफ किया था, मिसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट को। तो ये बेसिकली सिर्फ एक नॉर्मल डीएनए को 15N डीएनए से सेपरेट करने के लिए था। आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन था। सेल्फ पॉलिनेशन इज फुली एंश्योर्ड इफ, यहां पर पूछा जा रहा है ऑप्शन ए द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, ऑप्शन बी द स्टाइल इज लॉन्गर देन द फिलामेंट, ऑप्शन सी द फ्लावर इज क्लिस्टोगैमस, ऑप्शन डी द टाइम ऑफ पिस्टिल एंड एंथर मैच्योरिटी इज डिफरेंट। तो यहाँ पर और में 2 क्वेश्चन लिए गए थे 2020 में। यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन पहला वाला सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर आपको सेल्फ पॉलिनेशन फुली एंश्योर्ड करना है, दैट मीन्स आप चाहते ही नहीं कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, तो इनमें से कौन सी कंडीशन सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगी। तो हमारा ऑप्शन 1 दिया हुआ है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी कि ऐसा फ्लावर जिसके अंदर पिस्टिल एंड एंथर दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब ये दोनों प्रेजेंट है तो इनका सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या ये पोलन ग्रेन्स कहीं और नहीं जा सकते? पॉसिबल है, तो 100% सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। द स्टाइल इज लॉन्गर देन द फिलामेंट, अगर स्टाइल लॉन्गर हो जाती है फिलामेंट से, यानी कि एंथर का फिलामेंट छोटा है और स्टाइल लॉन्गर है, तो भी ये पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है द फ्लावर इज क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जो हमेशा बड स्टेज में ही होते हैं। अगर आप देखेंगे ये बड स्टेज में है और यहाँ पर एंथर है और फिलामेंट, दोनों चीजें प्रेजेंट है और पिस्टिल भी है, तो यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों बन रहा है और ये फ्लावर ओपन नहीं हो रहा। तो इसके जितने भी पोलन ग्रेन्स होंगे, इस वाले फ्लावर के जितने भी पोलन ग्रेन्स होंगे वो सारे के सारे अंदर ही रिलीज होंगे और इसी एग को फर्टिलाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला कुछ कुछ सही है। द टाइम ऑफ पिस्टिल एंड एंथर मैच्योरिटी इज डिफरेंट। अगर टाइम मैच्योरिटी डिफरेंट होगा, ओके, यानी कि पहले पिस्टिल डेवलप हो जाता है या पहले एंथर डेवलप हो जाता है, ऐसा भी होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती है ये कंडीशन। एक बार में जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है वो एक बार में या तो पिस्टिल ग्रो करेगा पहले या एंथर। आगे पीछे जब ये ग्रो होते हैं टाइमली, तो इनका जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो फेवर किया जाता है। तो और आंसर अकॉर्डिंग टू दिस इज आंसर इज सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट जो और में दिया हुआ है उसे अगर हम देखें
तो ज़ूस्पोर्स आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट टू कैरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन। हमें पता करना है कि ज़ूस्पोर इनमें से किसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। ओके, सो हमारे पास फर्स्ट है क्लेमाइडोमोनास, सेकंड है स्पाइरोगायरा, थर्ड है ईस्ट एंड फोर्थ है राइजोपस। तो सबसे पहले देखते हैं ये है क्या। दिस इज एन एल्गे, स्पाइरोगायरा एल्गे, ईस्ट फंगस, राइजोपस इज ऑल्सो फंगस। हमें पता है कि राइजोपस के अंदर स्पोर फॉर्मेशन से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ईस्ट जो होती है वो बडिंग शो करती है। ओके, एल्गे स्पाइरोगायरा के केस में यहां होता है फ्रैगमेंटेशन। ओके, एंड क्लेमाइडोमोनास के अंदर एसेक्सुअल मेथड होता है ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर क्या होते हैं? ज़ूस्पोर आर मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर। एंड यहाँ पर भी जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स डिफरेंट टाइप के, ये फंगल स्पोर्स होते हैं जो कि मोटाइल नहीं होते। ओके, एंड ये जो होते हैं ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं। इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं आप। अगर ये एक क्लेमाइडोमोना है, इसके पास ये बाइफ्लैजिलेटेड होता है। ओके, यहाँ पर इसका ये कप शेप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर ही छोटे छोटे क्या बनने लगते हैं? क्लेमाइडोमोनास टाइप स्पोर्स बनने लगते हैं कुछ इस तरीके से। ये पूरा इससे फिल हो जाएगा एंड इसके बाद ये जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये क्या करेगा? बर्स्ट आउट हो जाएगा एंड बाहर रिलीज हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या है? क्लेमाइडोमोनास। और आंसर इज ए। एंड यहाँ पर आंसर क्या है? आंसर इज सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। माइक्रोप्रोपगेशन कैन बी अचीव्ड बाय। माइक्रोप्रोपगेशन, फर्स्ट हमको ये बहुत याद रखना है कि ये क्या है। अचीव्ड बाय ए सेल्फ पॉलिनेशन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी टिश्यू कल्चर, डी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जो कि नेचुरल, ठीक है। यहाँ पर आपको माइक्रो प्रोपगेशन पूछ रहे हैं। प्रोपगेशन मतलब किसी चीज को बढ़ाना, माइक्रो मतलब सेलुलर लेवल पे। ओके, यानी कि आपने सेल ले लिया और सेल से एक आप पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हो। ओके, तो उसे क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं। ओके, नाउ ये होता एसेक्सुअल ही है, मेथड तो एसेक्सुअल है, लेकिन ये नेचुरल नहीं होता है। सो देखते हैं यहाँ पे अचीव कैसे किया जाता है, माइक्रो प्रोपगेशन को किया कैसे जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन नेचुरल होता है, ठीक है, और आर्टिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन वहां पर आप सेल्यूलर लेवल पे जाके कभी भी काम नहीं करते। ओके, सो ये हमारा गलत होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से भी होता है। कई सारे और मेथड्स हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपरली पूछा गया है अप्रोप्रिएट कौन सा होगा। सो यहाँ पर थर्ड जो दिया गया है टिश्यू कल्चर, जिसमें क्या करते हो आप? सेल या टिश्यू किसी भी प्लांट पार्ट का एपिकल टिश्यू लेते हैं एंड उस टिश्यू से, यानी कि मेस्टमैटिक टिश्यू लिया जाता है एंड मेस्टमैटिक टिश्यू से पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म ग्रो किया जाता है। दिस इज व्हाट नोन एज टिश्यू कल्चर। वेजिटेटिव प्रोपगेशन रूट, स्टेम एंड लीफ से किया जाता है। सो यहाँ पर ये माइक्रो लेवल पे बात नहीं हो रही है, तो टिश्यू लेवल पे जाकर आप एक ऑर्गेनिज्म को पूरा ग्रो कर रहे हैं। टिश्यू को निकाल कर उसको कल्चर मीडिया में ग्रो करते हैं एंड उसके बाद एपिकल टिश्यू किस में कन्वर्ट होता है? कैलस में कन्वर्ट होता है एंड कैलस से एक नया प्लांटलेट बनता है। ओके, सो इसको बोलते हैं आप टिश्यू कल्चर। यहाँ पर ये आंसर जो है वो सी है। द माइक्रोब्स कॉमनली यूज्ड इन किचन आर। किचन के अंदर माइक्रोब्स कौन से यूज किए जाते हैं? तो देखते हैं ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस एंड ईस्ट, ऑप्शन बी पेनिसिलियम एंड ईस्ट, ऑप्शन सी माइक्रोस्पोरा एंड ई कोलाई, ऑप्शन डी राइजोपस एंड लैक्टोबैसिलस। सो लैक्टोबैसिलस तो हमें पता है ये कर्ड में प्रेजेंट होता है। ओके, इसके अलावा और कौन सा? ओके, तो सबसे पहले तो सॉर्ट कर लेंगे। पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक है, तो किचन में एंटीबायोटिक यूज नहीं की जाती है। ईस्ट को देखते हैं हम, माइक्रोस्पोरा एंड ई कोलाई ये सारे लैब में यूज किए जाते हैं। ओके, इन पे एक्सपेरिमेंट होता है। नेक्स्ट जो है वो राइजोपस है। ये डिसीज कॉजिंग या फिर ये रॉटन फंजाई कह सकते हैं आप इसको, जो ब्रेड वगैरह पे ऊपर लग जाती है, किसी भी खाने के सामान के ऊपर लग जाती है, तो ये वो होती है। सो यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे लिए यूजफुल कौन सी है। यहाँ पे यूज्ड पूछा है। सो लैक्टोबैसिलस से कर्ड एंड ईस्ट से आप फर्मेंटेशन करवा सकते हैं। ओके, ईस्ट डालते हैं कई सारे केक बनाने में,
है ना, और भी सारी जगह पे जहाँ पर फर्मेंटेशन की जरूरत पड़ती है वहाँ ईस्ट को यूज किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आवर आंसर इज ऑप्शन ए। सो यहाँ पर ऑप्शन सी है, आंसर क्या है ऑप्शन सी, एंड यहाँ पर ऑप्शन ए है आंसर हमारा, लैक्टोबैसिलस एंड ईस्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि 1 मार्क का है। द मेन बैरियर दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू आवर बॉडी इज, हमारी बॉडी के अंदर जाने से रोकने वाला सबसे मेन बैरियर क्या है? तो सबसे मेन बैरियर है एंटीबॉडीज, मैक्रोफेज, मोनोसाइट एंड स्किन। तो इनमें से कौन सा हो सकता है, देखते हैं। एंटीबॉडीज, मैक्रोफेजेस एंड मोनोसाइट ये सभी हमारी इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच जाता है ना। लेकिन बॉडी के अंदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जा रहा है तो हमारी बॉडी किसी चीज से कवर है, एक ऑर्गन है जो कि है स्किन, एंड स्किन क्या करती है? हमारे माइक्रोब्स को, बाहर के माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में एंटर करने से रोकती है। सो आवर आंसर इज स्किन। लास्ट 1 मार्क का क्वेश्चन जो है, नीमेटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द टोबैको होस्ट प्लांट यूजिंग अ वेक्टर। एक वेक्टर को यूज करके नीमेटोड स्पेसिफिक जीन को टोबैको होस्ट में डाला गया था, कैसे? टोबैको इज अ प्लांट, है ना। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर यस, आरएनए आई की बात की जा रही है। ओके, आरएनए इंटरफेरेंस करवाया था टोबैको प्लांट के अंदर, जो कि माइलोजीनी इनकॉग्निटा होता है नीमेटोड। वो नीमेटोड क्या कर रहा था? टोबैको को क्या कर रहा था? खा रहा था, है ना। इस पे फीड कर रहा था। कौन फीड कर रहा था? नीमेटोड। एंड इसको क्या करना था? रोकना था। तो उसके लिए जो टेक्निक यूज की थी वो आरएनए आई टेक्निक थी। अब याद रखेंगे, अगर आप किसी भी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको वेक्टर भी उसी तरह का चाहिए होता है। यानी कि कहने का मतलब है, जब आप निमेटोड स्पेसिफिक जीन को टोबैको में डालोगे, यहां से आपने जीन तो निकाल लिया, अब इस जीन को आप टोबैको में डालोगे तो आपको कोई वेक्टर चाहिएगा, एंड वो वेक्टर अगर प्लांट का है, अगर प्लांट पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो वो प्लांट स्पेसिफिक ही होना चाहिए। ओके, सो प्लांट स्पेसिफिक वेक्टर जो होता है वो होता है टीआई प्लाज्मिड, एंड हमारे ऑप्शन में टीआई प्लाज्मिड नहीं दिया है। पीबीआर 322, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज, ये सारे आपको बैक्टीरियस या फिर एनिमल सेल में यूज करने को मिलते हैं, एंड एग्रोबैक्टीरियम के अंदर पाया जाता है टीआई प्लाज्मिड। यानी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिन के अंदर टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। दिस इज टीआई प्लाज्मिड, एंड इस प्लाज्मिड को आप जेनेटिकली इंजीनियर करते हो, यानी कि अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके साथ जोड़ते हो और उसके बाद इसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिन में डाल देते हो। इससे होता क्या है? एग्रोबैक्टीरियम एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है। एग्रोबैक्टीरियम खुद से ही प्लांट सेल में चला जाएगा और उसके होस्ट जो सेल के साथ, उसके न्यूक्लियर डीएनए के साथ में वो आराम से इनकॉर्पोरेट हो जाता है एंड उसको अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा काम करवा सकता है। तो हमारा टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम के अंदर ही होता है और एग्रोबैक्टीरियम बहुत इजीली प्लांट सेल में चला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा आंसर क्या है? आंसर इज डी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। गिवन बिलो इज वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सेगमेंट। यहाँ पर इसका जो इमेज ब्लर था तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। सो यहाँ पर राइट इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। एक तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड देना है आपको। डीएनए का ये सेगमेंट है 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, आपको दिख रहा है, एंड राइट इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। और बी क्वेश्चन है, राइट द पॉसिबल आरएनए स्ट्रैंड दैट कैन बी ट्रांसक्राइब फ्रॉम द अबव डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, 2 चीजें दी गई हैं। सो आपको सबसे पहले इस वाले स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना है। आपको पता है कि अगर आपको डीएनए का दूसरा वाला स्ट्रैंड बनाना है तो उसमें नाइट्रोजनस बेसेस या न्यूक्लियोटाइड ए, टी, सी एंड जी के फॉर्म में होंगे। ओके, सो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ बढ़ते हुए अगर आप इसका सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे तो 5 प्राइम सीक्वेंस जो होगा वो क्या होगा? याद रखना, हमेशा 3 प्राइम एंड 5 प्राइम मेंशन करना चाहिए। अपना जो भी आप स्ट्रैंड बना रहे हैं उसका जो भी आप डायरेक्शन रहता है उसको मेंशन जरूर करना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री है, दैट मीन्स 3 प्राइम के ऑपोजिट एंड पे 5 प्राइम आएगा। टी के ऑपोजिट पे क्या आएगा? ए आएगा। ए के ऑपोजिट पे टी आएगा।
सी के ऑपोजिट पे आएगा जी, जी के ऑपोजिट पे आएगा सी। नेक्स्ट ए के ऑपोजिट पे टी, फिर जी, उसके बाद सी, उसके बाद ए, नेक्स्ट टी, उसके बाद सी, सॉरी जी, एंड इसके बाद सी। नेक्स्ट बार बार वही रिपीट है, ए टी जी सी। सो सिंपल। यहां पर इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना हुआ है, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो है वो ये है, यानी कि अपना आंसर ए हो गया। एंड अब पूछा है कि इसका आरएनए कैसा होगा। सो अगर आप देखिए, राइट द पॉसिबल आरएनए स्ट्रैंड दैट कैन बी ट्रांसक्राइब फ्रॉम द अबव डीएनए मॉलिक्यूल। आपको इस इमेज के हिसाब से ही आरएनए बनाना है, इसके हिसाब से नहीं बनाना है। ओके, सो आपका जो आरएनए बनेगा वो कैसा बनेगा, आरएनए भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री ही होता है। आपको पता है 3 प्राइम से 5 प्राइम आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इसको आरएनए में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। सो आरएनए टी के रिस्पेक्ट में क्या जुड़ेगा, हमें पता है कि आरएनए के लिए सबसे पहले याद रखें हमेशा AUC जी ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाएंगे तो टी के रिस्पेक्ट में ए लग जाएगा, ए के रिस्पेक्ट में यू लगेगा, सी के रिस्पेक्ट में जी, एंड जी के रिस्पेक्ट में सी। अब यही 3 बार रिपीट है, देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो 3 बार और यही लिखना है, UGC AUGC AUGC। सो बेसिकली यहाँ पर भी वही आएगी 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। याद रखना बेटा कि ऑपोजिट बनता है तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स ही देने पड़ते हैं। ओके, 3 प्राइम के ऑपोजिट 5 प्राइम ही बनेगा अगर इससे आरएनए बनेगा या डीएनए बनेगा। सो हमारा जो बी हो जाएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन इज द सीक्वेंस। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। मार्क कितने का है, 2। विंग ऑफ बर्ड एंड विंग ऑफ बटरफ्लाई कंट्रीब्यूट टू लोकोमोशन, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ एवोल्यूशन सच ऑर्गन्स आर रिजल्ट ऑफ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 2 ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं। फर्स्ट दिया हुआ है बर्ड एंड सेकंड दिया हुआ है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई आर्थ्रोपोडा है, एक इंसेक्ट, बायोलॉजी की भाषा में बोले तो आर्थ्रोपोडा। एंड बर्ड जो है वो तो कॉर्डेटा है, वर्टिब्रेटा है वो भी। ओके, और वर्टिब्रेटा। सो अब पता करना है कि इन दोनों में जो, अब अगर एक बर्ड के आप विंग्स देखते हैं, जैसे ये मैं एक बर्ड बना देती हूं। ओके, ये एक बर्ड है एंड इसके ये हैं हाइंड लिम्स। तो जो इसके 4 लिम्स होते हैं ना बेटा, यही मॉडिफाई होकर क्या बनाते हैं, यही मॉडिफाई होकर इसके अंदर ऐसे ऐसे बोन्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे बोन्स आपके हाथों में प्रेजेंट होती हैं उसी तरह से इसके हाथों में प्रेजेंट है, बस क्या हुआ है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होकर ये विंग्स में कन्वर्ट हो गई हैं। ओके, पॉइंटेड हो गई हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होकर ये विंग्स में कन्वर्ट हो गया है। ओके, अब वहीं अगर आप एक बटरफ्लाई को देखें, सो ये है आपकी बटरफ्लाई। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे तो बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं ये प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, काइटिन के बने होते हैं बेटा। ओके, ट्रांसपेरेंट एकदम पतले पतले विंग्स होते हैं एंड इसकी बॉडी से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। तो उसकी मेन बॉडी है ये इसके टेंटिकल्स। ओके, तो उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। इनमें कोई बोन्स और ऐसी चीजें नहीं पाई जाती, ये काइटिन का बना होता है नॉर्मली। तो दोनों का ओरिजिन डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन दोनों का फंक्शन सेम है। यानी कि इनके एंसेस्टर आप ए समझ लो और इनके एंसेस्टर आप बी समझ लो, तो ये आपके ये जो एंसेस्टर है, इनके एंसेस्टर इस तरीके से ग्रो किए कि इवॉल्व किए कि इनके जो हाइंड लिम्स 4 लिम्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, विंग्स में। इनके 4 लिम्ब विंग्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है बेटा, और ये किसी एंसेस्टर बी से इवॉल्व किए हैं। और इनके जो 4 लिम्स टाइप्स तो आप बोल नहीं सकते हो क्योंकि इनमें बोन्स प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो ये विंग्स हैं ये काइटिनियस नेचर के हैं। ओके, तो इनमें भी एक उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए एक ऑर्गन तो डेवलप हुआ है, एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, लेकिन वो 4 लिम्ब जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है। लेकिन अगर बात करें फंक्शन की, तो दोनों का फंक्शन लोकोमोशन
है, लोकोमोशन है, यानी कि दोनों का फंक्शन सेम है यहाँ पर इसके विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। सो ऐसे केस में जहां पर ओरिजिन डिफरेंट होता है और फंक्शन सेम होता है उसको क्या बोलते हैं आप? कंट्रीब्यूट टू लोकोमोशन। अब किस टाइप का एवोल्यूशन बोलेंगे? यहाँ पर बोलेंगे आप जब दोनों का एवोल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट है और फंक्शन सेम है उसको बोलते हैं एनालोगस। एंड एनालोगस ऑर्गन्स दोनों क्या हो जाएंगे? एनालोगस। एंड इसका जो एवोल्यूशन होगा तो देखो यहाँ पे ये एक ही जगह पे फोकस हो रहे हैं दोनों, यानी कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ओके यहाँ पर बात करेंगे आप कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा। सच ऑर्गन्स आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट जब एक ही ओरिजिन से दो डिफरेंट ऑर्गन अलग अलग काम करते होंगे तो उसको डाइवर्जेंट बोलते हैं, और जब दो अलग अलग ओरिजिन से दो अलग अलग ऑर्गन सेम काम करते होंगे तो उसको कन्वर्जेंट ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। It is often observed that the chance of person suffering from measles in his or her lifetime are low if he or she has suffered from the disease in entirely childhood. Just justify the statement. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, अगर किसी पर्सन को, जैसे सपोज करो यहाँ गोलू है एंड गोलू को क्या हुआ? मीजल्स हो गया था। ओके यहाँ पे मीजल्स हो गया था गोलू को जब वो 4 साल का था। उसके बाद आफ्टर 10 years, यानी कि अब गोलू 14 साल का है। ओके अब उसको मीजल्स होने के चांसेस कम होंगे या ज्यादा? तो सबसे पहली बात तो कम होंगे। क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम एक बार मीजल्स से सफर कर चुका है। दैट मीन्स हमारे इम्यूनिटी सेल्स जो होते हैं उनमें एक टाइप के सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं मेमोरी सेल। मैं तुम्हें याद रखूंगा। वो क्या करते हैं? वो हर टाइप का एक इम्यून रिस्पॉन्स को मेमोराइज कर लेते हैं। इसके बाद जब भी सेकेंड अटैक होता है तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है एंड आपकी बॉडी को इतना नुकसान नहीं होता जितना पहली बार होता है। ठीक है, तो पहली बार अगर आप किसी डिसीज से सफर करते हैं तो आपको ज्यादा नुकसान होगा, इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा वीक पड़ेगा। ठीक है, लड़ तो जाएगा लेकिन मेडिकेशंस की भी बहुत सारी जरूरत पड़ेगी और हो सकता है कॉम्प्लिकेशन भी आ जाए। लेकिन जब कुछ टाइम बाद वही डिसीज दोबारा से अगर आपकी बॉडी फेस करती है तो उतना नुकसान नहीं होता और हो सकता हो वो सिम्टम भी जनरेट ना हो या बच जाए इंसान। ठीक है, तो यहाँ पर रीजन क्या है? रीजन सिर्फ इतना है कि हमारे मेमोरी सेल्स जो होते हैं वो इम्यून रेस्पॉन्स को क्या करते हैं? याद करके रखते हैं, यानी कि वो हमेशा हमेशा के लिए रिमेंबर हो जाता है इम्यून रिस्पॉन्स, एंड अगली बार जब भी वो माइक्रोब आता है तो उसको दबोच लिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट 3 हार्मोन प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। What happened to level of estrogen and progesterone during pregnancy? तो 3 हार्मोन जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर ही बनते हैं वो कौन से होते हैं तो देख लेते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पर बनता है प्लेसेंटा। ओके एंड यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोन, तो वो हार्मोन जो सिर्फ और सिर्फ प्लेसेंटा ही सिक्रीट करेगा, क्योंकि एक प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में अंतर क्या होता है कि प्लेसेंटा बन जाता है जिससे हेल्प से 3 एंजाइम बनते हैं। ओके 3 हार्मोन बनते हैं, तो यहाँ पर आपको अंतर बताना है कि वो कौन से हार्मोन होंगे। ओके सो देखते हैं। सबसे पहला होता है HCG। कौन सा होता है? HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनोगोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये क्या होता है? ये सबसे पहला हार्मोन होता है जो कि प्लेसेंटा बनाता है। इसके बाद होता है एक HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और एक होता है रिलैक्सिन। तो यहाँ पर ये 3 हार्मोन होते हैं जो प्लेसेंटा बनाता है, जो सिर्फ और सिर्फ एक प्रेग्नेंट वुमेन में ही मिलेंगे। तो HCG ह्यूमन कोरियोनोगोनाडोट्रोपिन, लिख देती हूं मैं, ह्यूमन कोरियोनोगोनाडोट्रोपिन। ओके एंड सेकंड है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन।
हार्मोन, ठीक है। एंड इसके बाद रिलैक्सिन, इन तीनों का वर्क पूछा होता तो आप यहाँ पे वर्क भी इंक्लूड कर सकते हो, ओके। एंड यहाँ पर एक और चीज पूछी गई है कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का क्या होता है। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं ये किससे रिलीज होते हैं, ओवरी से रिलीज होते हैं और कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होते हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो उसकी कॉर्पस ल्यूटियम सरवाइव कर जाती है तब तक, तो तब इसका जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? इनके इंक्रीज होने की वजह से ही एंडोमेट्रियम ग्रो करेगी एंड एंडोमेट्रियम सरवाइव करेगी जब तक कि वो लेडी के अंदर इम्प्लांटेशन हुआ है, जब तक उसका 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट नहीं होता तब तक इस एंडोमेट्रियम को सस्टेन रहना पड़ेगा। तो इसीलिए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन वर्क करते रहते हैं, सारी चीजें नॉर्मल रहती हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो आज के इस वीडियो में मैं यहीं तक रख रही हूँ। इसके बाद हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, ओके।